एक इलेक्शन में जो कैंडिडेट की संख्या है वो इलेक्ट होने वालों से एक अधिक है। अगर कुल जो कैंडिडेट हैं वो 254 तरीके से अपना वोट दे सकते हैं, तो फिर कैंडिडेट की कुल संख्या क्या है? मेरी बात ध्यान से समझना। इस सवाल को पहले मैं ये बता दूं कि इस सवाल को आप देख के कैसे क्लिक करोगे, फिर ये भी बताऊंगा कि वो देख के क्लिक कैसे कराए। जो यहाँ पे दिया हुआ हो टोटल इतने तरीक़ों से कैंडिडेट वोट दे सकते हैं, आपको उसको ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि उसके आसपास कोई 2 की होल वर्ग होती है क्या। जैसे 254 है, 254 अब हमने देखा 256 होता अगर तो वो 2 की पावर 8 होता, तो हम देख के ही क्लिक कर सकते थे कि, और ये हमेशा ऐसे ही होगा कि 2 कम या 2 ज़्यादा, 1 कम या 1 ज़्यादा, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, स्पेशली इस केस में, इस टाइप के सवाल में 2 कम या 2 ज़्यादा रहता है, 2 कम ही रहता है, तो 256 2 8 क्लिक करा, आगे बढ़े। अब हम इसको कैसे करा? या सर आप मैथ भी रटवा रहे हो? नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं मान लूँ कि इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट की संख्या हमने मान लो n मान ली, ठीक है, मान लो n कैंडिडेट हैं, n प्रत्याशी हैं, ठीक है, और इलेक्ट जितने होने उनसे एक अधिक है ये संख्या, यानी कि इलेक्ट n-1 होने हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर n कैंडिडेट हैं तो वो कितने तरीक़ों से इलेक्शन में इलेक्ट कर सकते हैं? वो 1 को वोट दे सकता है, 2 को वोट दे सकता है प्रत्येक, सिमिलरली कितनों को, n तक तो है नहीं क्योंकि वो संख्या 1 कम है, तो वो n-c इतने को ही तो वोट दे सकता है, n-1 को। लेकिन ये चीज़ हमारी कुछ कहती है, अगर इसमें हम n-c-n जोड़ दें और इधर इसमें हम अगर n-c-0 जोड़ दें तो ये कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 की पावर n बन रहा है। ये 2 की पावर n कब बना? ये थे कितने? 254, लेकिन इधर भी RHS में 254 था। मेरी बात ध्यान से सुना, इतने तरीके तो थे 254, लेकिन अगर हमने इधर LHS में ये 2 चीज़ें जोड़ी हैं तो हम RHS में भी तो 2 चीज़ें जोड़ेंगे। तो RHS में भी हम जब n-c-0 जोड़ेंगे तो n-c-0 का मान 1 होता है, क्योंकि उसको भी हम n-c-n लिख सकते हैं, और n-c-n भी इधर जोड़ेंगे उसका मान भी 1 होता है, यानी कि 2 की पावर n बराबर 256 हो गया। 256 जो होता है वो 2 की पावर 8 होता है, कंपैरिजन कराया तो n का मान 8 आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, n का मान 8 आया, ठीक है। और हमने प्रत्याशियों की संख्या 8 मानी, n मानी थी, तो प्रत्याशी कितने हो गए? 8, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हो सकता है पूछ दिया जाता कि कितने तरीकों से जो इलेक्टेड, जो हमने n-1 क्या माना था एक चुनाव में, जो पदों की संख्या, हो सकता है पदों की संख्या पूछ देता तो पदों की संख्या 7 हो जाती, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको अननेसेसरी इतना लिखना नहीं था, आपने केवल इसको देखना है और ये देखना है कि पूछा क्या गया है, प्रत्याशियों की संख्या पूछा है या पदों की संख्या। पदों की संख्या पूछा जाए 1 कम कर देना, और यहाँ पे जो संख्या होगी वो हमेशा ऐसी होगी, जैसे 1024 होता है तो 1022 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 1024 सीधा 2 की पावर 10 बन जाता है, तो ऐसा होगा जिसमें 2 जुड़ के कोई पावर बन रही हो, हमेशा आप देख लेना। यहाँ पे जैसे 64 है तो यहाँ पे 2 की पावर 64 कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 6 होता है, तो 2 की पावर 64 की जगह पे आपका 62 हो सकता है, ठीक है। ऐसे सवाल होंगे, 2 जोड़ के वो 2 की पावर n बनेगा, n का मान आएगा जो वो प्रत्याशियों की संख्या होगा। अगर पदों की संख्या पूछे तो 1 कम कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। CAP के फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो Pn + Qn² है, जहाँ पे P और Q जो है वो कांस्टेंट है, तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। वीडियो को रिक्वेस्ट है कि अभी पॉज करके एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करें और इवेल्युएट करें कि आपने जो मेथड लगाया है वो टाइम टेकिंग है या जो अभी मैं बताऊंगा वो टाइम टेकिंग है, क्योंकि कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है। तो इन जनरल आप लोग कहाँ से शुरुआत करोगे? मुझे पता है आप लोग लिखोगे TN कैसे निकाल सकते हैं? SN-1, ठीक है, ये लगाया, फिर हमें यहाँ से TN मिल गया, फिर हमने D का फॉर्मूला लगाया, क्या? TN - TN-1, यानी कि किसी पद में से उसके पीछे वाला पद घटा दें, वही तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो इतना आप करोगे, ये भी टाइम लेगा लगभग 1 मिनट का और ये भी लगभग 1 मिनट का टाइम लेगा। कैसे? TN कैसे निकालोगे? इस पूरी इक्वेशन में n बराबर n-1 रखोगे तो वो SN-1 निकलेगा, फिर इसमें से जो वो निकालेंगे वो घटाएंगे, ये हमें TN मिलेगा। फिर TN से हम D निकालने के लिए ये एक और प्रोसेस करेंगे, तो मिनिमम इट विल टेक 2 मिनट। लेकिन अब आपको क्या करना है? अपनी थॉट प्रोसेस में चेंज लाना है। मैंने आपको 2 फॉर्मूले ज़रूर बता दिए कि शायद कभी फॉर्मूले पूछ दिए जाएँ तो वो फॉर्मूले पता हो, लेकिन हमें पता है कि n टर्म्स का योग क्या होता है जिसमें D आता हो, क्योंकि हमें D फाइंड करना है। क्या होता है? n/2 2a + n-1 × D, ठीक है। थोड़ा ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ये किसी एक स्पेसिफिक AP का जो वो है, क्या कहते हैं, सम। तो अगर इसमें जो n² का कोफिशिएंट है और वही अगर हम इसमें n² का कोफिशिएंट के इक्वल कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब n का अंदर गुणा करना, क्योंकि हमें n² का कोफिशिएंट बनाना है या n का भी बनाना है, तो अंदर पहले गुणा करेंगे, तो 2a में पहले गुणा होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2an हो जाएगा, an प्लस, अब इसमें अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? n/2 का n D में गुणा होगा तो n² / 2 × D हो जाएगा,
-1 में डी में यानी कि n/2 कुल मिला के हमने अंदर गुणा कर दिया किसका, n का। अब आप देखो इसको और इसको जब हम सम या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें n का गुणांक मिलेगा, लेकिन ये चीज़ सेपरेट किसका गुणांक मिल रही है, n² का गुणांक कितना मिल रहा है, d/2। यानी कि इसमें जो n² का गुणांक है वो कितना है, d/2, और इसमें जो n² का गुणांक है वो है q। तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने जब इक्वेट किया तो d का मान कितना मिल गया, 2q। इसमें कितना टाइम लगा आप खुद सोच सकते हो। बाकी बस मैं यही कहूँगा, ये चीज़ कोई वो नहीं है कि ये कोई मेथड है। यहाँ पे हमें इतना सोचना था कि एक एपी है, इस तरह के क्वेश्चन कोई आए तो उसमें एपी में फर्स्ट n टर्म्स का सम ये दिया हुआ है। फर्स्ट n टर्म्स का सम होता क्या है, ये अगर ये और ये कांस्टेंट है यानी कि चीज़ें वेरी कौन सी कर सकती हैं, a और d। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा लफड़ा दिखा, n का गुणांक भी हम बराबर कर सकते थे लेकिन a भी था, तो हम सिंपली n² का गुणांक जो है वो d/2, इसमें n² का गुणांक है जो उसके इक्वल कर दिया, सिंपली वैल्यू आ गई। बाकी जो हमने 2 फॉर्मूले बताए हैं वो भी आप याद रखना। देखो ये क्वेश्चन, NCR + NCR + 1 बराबर N+C x हो तो x का मान निकालना है। एक कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हर बच्चे को याद हो जो भी एयरफोर्स का पेपर लिखने जा रहा है, देने जा रहा है। NCR + NCR-1 अगर लिखा हुआ है तो उसको हम N+1CR लिख सकते हैं। याद करो जो वो चेन वाला फार्मूला सॉल्व करते थे, 48 से C4 से 49 C4 बनता था, 49 C3 से ऐसे 52 C4 जिसका राइट आंसर आया था, इसका खूब एप्लीकेशन उसमें हुआ था। ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखना। जैसे कि कहीं पे अगर हमें लिखा है मान लो 48 C3, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो कहीं पे लिखा है 48 C2, तो इसको हम लिख सकते हैं 49 C3। यानी कि ऐसे r-1 है, कंपैरिजन करोगे तो यहाँ प्लस दिखेगा, फार्मूला नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम r मान लें, r+1 को पूरा r मान लें, मान लो ये 48 C3 है तो ये 48 C2 ही तो है, क्योंकि r+1 में से अगर हम एक घटाएंगे तो वो r ही तो बचेगा। अगर इसको हम मान लो 48, तो ऐसे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, N+1CR, यानी कि N+1C। अब r का मान हमने कितना माना है, पूरा r+1, तो जो लिखा था LHS में उसको हम ये लिख सकते हैं, और RHS में क्या लिखा है, N+1CX। तो अब इनसे हम सीधा कंपैरिजन कराएंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, क्योंकि ऊपर समान है। अगर कहीं लिखा है 52 C3 और यहीं ये और कहीं लिखा है 52 C, मान लो कुछ भी लिखा है 52 C3 और 52 C, क्या लिख सकते हैं, इसमें 3 घटा के 52 C 49 भी तो लिख सकते हैं। तो ये 3 और 49 बराबर हो जाएंगे। यानी कि कहीं भी अगर NCR बराबर NCX है तो R बराबर X लिख सकते हैं, और X + R बराबर N भी लिख सकते हैं। यानी कि इनकी कंपेरिजन कराएंगे तो सीधा सीधा X का वैल्यू कितना मिल गया, R+1, यानी कि D राइट आंसर हो गया। हो सकता है बहुतों को समझ में ना आया हो, लेकिन जो मैंने यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन दिया है इस तरह से, तो इससे क्लियर हो जाना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर log 3 + 4 + k इक्वल है log 3 + log 4 + log k के, तो फिर हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप ये बताओ log m + n, अगर m n p भी है तो क्या उसको m × n+ लिख सकते हैं। यानी कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं log 3 + 4 + k, इसको लिखा रहने दिया। इस साइड वाली चीज़ को हम log m + n को log m × n लिख सकते हैं। तो इस m n o भी है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि सम वाली चीज़ें लॉगरिथम्स में अगर उनको हमें कंबाइन करके लिखना है तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 4 × k, इस तरह से लिखा। अब देखो अब log से log कट गया, यानी कि 3 + 4 + k, 3 + 4 + k को हम कितना लिख सकते हैं, 12k लिख सकते हैं। उधर गुणा होगा 12k, k उधर जाएगा तो 7 इधर हो गया, ये 7 बराबर k उधर गया तो 11k हो गया। तो k की वैल्यू निकालेंगे तो 7/11 आएगी, यानी कि हमारा बी ऑप्शन हुआ। 70 पीपल का ग्रुप है जिसमें 45 हिंदी बोलते हैं, 33 इंग्लिश बोलते हैं, 10 कुछ भी नहीं बोलते हैं, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो कितने व्यक्ति दोनों भाषाएं बोलते हैं। मेरी बात समझते चलना और सुनते चलना। हमने लिखा अगर हिंदी और इंग्लिश का यूनियन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, हिंदी वालों की संख्या प्लस इंग्लिश वालों की संख्या माइनस कर देंगे हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन, यानी कि जो दो कॉमन है। अब देखो हमें यही तो निकालना है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। इसके लिए हमें हिंदी वाले कितने हैं 45 प्लस इंग्लिश वाले कितने हैं 33। लेकिन एक हमारे पास लफड़ा, और ये हमें फाइंड करने हैं, जो दोनों बोलते हैं इसको x मान लेते हैं, या वही तो इंटरसेक्शन होता है, मतलब दोनों में कॉमन। अब यूनियन कहाँ से लाएं, क्या 70 व्यक्ति हैं वो यूनियन होगा, नहीं, क्योंकि 10 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कोई भाषा बोल ही नहीं रहे हैं। यानी कि 70 में से 10 जाएगा तो 60 व्यक्ति ही ऐसे तो होंगे जो कोई ना कोई भाषा बोल रहे होंगे। यानी कि हिंदी और इंग्लिश का यूनियन 70 ना होकर 60 होगा। ये लड़का गलती कर सकता है, ठीक है। 10 व्यक्ति कोई भाषा नहीं बोल रहे हैं तो यूनियन कितना हुआ 60। अब आप देख लो इंटरसेक्शन आ जाएगा जितने दोनों बोलते होंगे, तो 60 में से जब हम 45 घटाएंगे,
60 में से पहले 45 और 33 जोड़ लो, 45 और 33 को जोड़ लो, 45 और 33 कितना हुआ, 5 3 8 और 4 3 7, 78, और x उधर जाएगा 60 उधर जाएगा, तो 78 में से 60 घट जाएगा, वही तो x की वैल्यू हो जाएगी। सिंपली x का मान कितना आ गया, 18% ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। 1 + x की पावर n के एक्सपेंस में 3 सक्सेसिव टर्म्स के कोफिशिएंट 28 और 56 और 70 है, तो फिर n का वैल्यू फाइंड करना है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, बट आई विल ट्राई कि आप मिनिमाइज़ कर पाओ कैलकुलेशन को जितना पॉसिबल होगा, ठीक है, एज पॉसिबल एज यू कैन। तो उसके लिए पहले फ्लाइट मोड, मैं भूल जाता हूँ हर बार। अब देखो, आपको पता है कि अगर जो 3 पद हैं, एक मान लें टी आर, तो उसका अगला क्रमागत है तो वो टी आर + 1 होगा, और उसके आगे वाला टी आर + 2 होगा। ये 3 क्रमागत पद हैं। अब उनके गुणांक बराबर हैं। अगर टी आर का फॉर्मूला क्या होता है गुणांक के लिए, टी आर -1, यानी कि एक कम कर के लिखते हैं, तो गुणांक क्या निकलता है, एन सी, इसके लिए आर -1 निकलेगा, इसके लिए गुणांक एन सी आर निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो होता है फॉर्मूला अभी मैं लिखूंगा, बाकी इतना तो आप एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, एन सी, अब यहाँ पे एक कम करके लिखना है तो आर +1 लिखेंगे, ठीक है। ये तीनों गुणांक हुए, मैंने सक्सेसिव टर्म्स ये माने थे, तो उनके जो गुणांक हुए, कोफिशिएंट हुए, वो एक जैसे फॉर्मूला होता है गुणांक का, क्या होता है, एन सी टी आर +1 बराबर होता है एन सी आर। फिर ये चीज़ पूरी, यानी कि ये जो होता है वो आर +1 है, तो यहाँ आर है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 4 है, एक कम होता है। अब इनको देख के आपको ये जो स्टेटमेंट है ये हमने क्वेश्चन से लिखी, ये क्वेश्चन में गिवन था, इसको देख के क्या आपको एक चीज़ आइडिया लग रहा है, अगर ये फर्स्ट और थर्ड जो है अगर ये इक्वल है, तो हम एन सी एक्स बराबर एन सी बाई होता है, तो x + y को n के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि r +1 में अगर r +1 में माइनस जोड़ के उसको n के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि r -1 + r +1 बराबर n लिख सकते हैं, तो 2r बराबर n मिल गया। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी चीज़ पता चली कि r जो है वो n/2 है। यहाँ से हमें जो चीज़ पता चली, अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या बस समझते चलो। कभी कभी अगर आप 2x स्पीड पे पढ़ते हो तो कभी कभी आप 1.5 स्पीड कम भी कर लिया करो, आधी स्पीड पे पढ़ो, लेकिन समझ लेना, हमने जो तीनों गुणांकों को बराबर करा, इस तरह से लिखा, तो हमें पता चला कि r जो है वो n/2 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इसका जो गुणांक था और इसका गुणांक था वो क्या थे, इसके लिए था एन सी आर, इसके लिए क्या था r +1, और इसका वाला क्या था एन सी आर था, और इसका r -1 था। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें तो हमें 70/56 मिलेगा। 70/56 को अगर 7 से काटोगे तो 10/8 मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन आपको पता है कि यहाँ पे अगर 10c 4 है और यहाँ पे 10c 3 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं r + 1/r। ये आपको, बाकी इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसको फैक्टोरियल n/r कुछ कटेगा, ये तो बकाया मुझे पता है कि आप इसको यहाँ पे 5 सेकंड लगा लोगे। इसको हम लिख सकते हैं 10/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 8r = 8r + 8 बराबर 10r आया, यानी कि यहाँ पे r उधर जाएगा तो 2r बराबर 8 आएगा, यानी कि r का वैल्यू 4 मिला, और हमने अभी पहले निकाला था कि n जो है वो r का 2 गुना है, तो n का मान कितना आ गया 8। हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है ये कौन कौन से पद हैं, तो ये r का मान 4 आया, तो ये चौथा और पाँचवा और छठवां पद है, इसके प्रसार में ये चौथा पद है, ये पाँचवा पद है और ये छठवां पद है। और जो अब एक बात और बताऊं आपको, ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें अभी टेक्निकल मैथ आती है, उसमें 28, 56, 70, ठीक है, ये डेटा याद रखना, 7 का 4 में गुणा, 7 का 8 में गुणा और 7 का 10 में गुणा, ठीक है, 28, 56, 70 अगर इसके प्रसार में 3 सक्सेसिव कोफिशिएंट हैं और वो इक्वल हैं, तो n का वैल्यू कितना आता है, n का वैल्यू 8, ठीक है। कैसे आया वो भी बता दिया, याद करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आया, एक सेकंड रुको, ठीक है, आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट आपको प्रसार नहीं करने लग जाना है कि नहीं आप C1 को या R1 को लेके प्रसार करने लग जाओ, नहीं। एग्जामिनर को भी पता है आपके पास कम टाइम है, और 90% केसेस में क्या होता है कि वो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है जिसमें 2 कॉलम या 2 रो सेम हो रहे हों, और अगर कभी भी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हैं, एक जैसे हैं उनके एलिमेंट, तो उस मैट्रिक्स का मान, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। जैसे कि इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम, ये आपका क्या है C2 है और ये C3 है, अगर हम C2 और C3 को जोड़ दें, मेरी बात ध्यान से सुनो,
अगर आपका कॉलम, ये जो दूसरा वाला कॉलम है, इसमें आपको पता है कि कोई भी कॉलम में कोई भी रो जोड़ी जा सकती है, कोई भी रो में कोई कॉलम घटाया जा सकता है, कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो जब इसमें ये जोड़ेगा तो ये 1 1 1 रहेगा, ये पूरा बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। फिर हम ए प्लस बी प्लस सी को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे तो ये 1 1 1, यहाँ भी बचेगा 1 1 1, यहाँ पे बचेगा बी प्लस सी प्लस ए और फलाना ढिकाना। लेकिन अगर दो हमारे कॉलम सेम हो गए, दो कॉलम के एलिमेंट एक जैसे हो गए, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें कोई भी फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैंने मैट्रिक्स के 3 क्वेश्चन लिए हैं सिर्फ इसीलिए कि आपको बताने के लिए। आप सोचो नहीं एक क्वेश्चन में ऐसा हो गया, मैंने सक्सेसिव किसी किताब से सक्सेसिव क्वेश्चन ले लिए। अब देखो ये क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा होगा यार इसमें कैसे, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, हम इसको C1 को लेके प्रसार करे देते हैं। नहीं, ध्यान से देखो, अगर हम इसको ऐसा ही लिखा रहने दें, मैं कम कैलकुलेशन, फ़ोन की स्क्रीन है, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको एक अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ में अभी 4 दिन से पढ़ाने लगा हूँ, तो इतना आपको भी पता है कि इतना आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने लेवल से जितना बन सकेगा वो अब मैं कर रहा हूँ। अब हमने देखा, अब आपने इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करा, पॉज करके फिर एक बार खुद से ट्राई करके देखो क्या आप कर पा रहे हो। जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होगी मैं श्योर हूँ कि वो कर लेगा इसको। कैसे? हमने C को नहीं छेड़ा, C1 को, पहला कॉलम नहीं छेड़ते हैं, दूसरे कॉलम को हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरा माइनस पहला, क्योंकि जब हम इस वाले में से ये घटाएंगे तो A से A कट जाएगा और 2B में से B जाएगा तो B बचेगा। यानी कि जब हम इसको नहीं छेड़ा पहले वाले को, दूसरे में से जब हमने पहला घटाया तो इधर भी B बचा, इधर भी B बचा, इधर भी B बचा। सिमिलरली हमने तीसरे वाले में से घटा दिया दूसरा वाला, तो इससे A से A कट जाएगा, 3B माइनस 2B हो जाएगा B, 4B माइनस 3B हो जाएगा B, और ये 6B माइनस 5B हो जाएगा B। पहला कॉलम हमने नहीं छेड़ा था, दूसरे B। अब इसमें से B बाहर निकाला, इसमें से B बाहर निकाला, B स्क्वायर बाहर निकाला, तो ये तो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला 1 1 1, थर्ड वाला 1 1 1। अब अगर दो हमने सेम बना लिए तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। और हमेशा एक बार 10 सेकंड लगाना ये कोशिश करने में कि डिटर्मिनेंट के किसी कोई 2 रो या कोई दो कॉलम आप सेम बना पाओ। और इस पे क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मेट पे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, साइन कॉस देखा, आपको लगेगा नहीं यार चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन सोचो मेरी बात, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। अब देखो, पहले जब कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस का 10 और प्लस का 12 करेंगे, माइनस का 10 प्लस का 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा वाला हम नहीं छेड़ते हैं, तीसरा वाला भगवान की कृपा से 1 1 2 था ही। अब देखो, पहला वाला कॉलम और तीसरा वाला कॉलम हो गया, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर 0 हो जाते हैं तो आंसर 0। इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू हमने आपको एक बात सिखाने की कोशिश करी है कि हर बार नहीं है ऐसा कि 100% केसेस में यही हो जाए कि आंसर 0 ही आ जाए, लेकिन 90% केसेस में आप देखना एक बार 10 सेकंड लगा के ये कोशिश करना कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर आपके सेम एलिमेंट दे देंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा बिना एफर्ट लगाए। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल तब हो पाएगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब आप इसको इक्वेशन को पढ़ लो, ठीक है, तो इसके रूट हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। मैं आपको बताऊं, पहले तो ये इक्वेशन थोड़ा टफ जैसा है, बाकी अगर नॉर्मली भी अगर कोई एक जनरल इक्वेशन दिया हो और उससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना हो तो वी कैन रिप्लेस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब अल्फा प्लस बीटा का आप होल ऑफ स्क्वायर खोलोगे तो वो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। उस प्लस वाले 2 अल्फा बीटा से ये माइनस वाला 2 अल्फा बीटा कट जाएगा और फाइनली यही मिल जाएगा। यानी कि इसको हमने इससे रिप्लेस करा। इससे रिप्लेस करने से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये होता है रूट का सम, जो कि होता है आपको पता है जो इक्वेशन होती है उसमें एक्स का कोफिशिएंट जो होता है, इक्वेशन क्या होता है जनरल, एक्स स्क्वायर माइनस रूट का सम इंटू एक्स प्लस रूट का मल्टीपल। यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट का सम है वो एक्स का गुणांक है, यानी कि रूट अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया रूट का सम माइनस का 2। अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जो ये कांस्टेंट चीज़ है मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो मूलों का गुणनफल अगर c बटे a से भी करोगे तो c ये और a यहाँ पे 1 है तब भी वही आएगा। तो 2 इंटू रूट की यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1 बटे 2 और ये पूरी चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। तो ये हमने ये जो निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको लिख दिया। अब ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर था, तो इस चीज़ का हम होल ऑफ स्क्वायर करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब a प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर का a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x स्क्वायर माइनस, अब ये लिख देते हैं ये क्या था 1
माइनस, अब क्योंकि माइनस लग गया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ये क्वेश्चन प्यारा है, माइनस वाले से ये प्लस वाला कट गया, ठीक है। अब देखो 1 से 1 कट गया, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो केवल एक एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि हमारा सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो रिजल्ट है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है आप इस स्लाइड का, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अब आपको क्या ही बताऊं। अगर देखो आप एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आपको भी पता है कई लाख फॉर्म डलते हैं, ठीक है, कई लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं, बच्चे रजिस्टर करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही होता है। आप सुनते हो आपके आसपास गांव में कहीं एक का हो गया, कहीं 5 किलोमीटर के सर्कल में एक बच्चे का हो गया, 2 का हो गया। तो क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि आपको बहुत मतलब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर करने जाओगे तो 5 मिनट लगेंगे मिनिमम, लेकिन अगर आपको याद है ये बहुत फेमस रिजल्ट है। ये रिजल्ट ऐसा है कि इवन एसएससी में भी, एसएससी का बच्चा भी ये रिजल्ट याद रखता है। जैसे 2 कॉस की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस माइनस का 3 कॉस की पावर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 बराबर 0 होता है। ये रिजल्ट अगर आपको याद था, आपने इस तरह की, अब इसमें कोई इसको प्रूव भी कराया जाता है, 12th में ये प्रूव करा जाता है और 4 नंबर पे आता है बोर्ड एग्जाम में कि 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर देंगे, होल क्यूब खोलेंगे, इसको में भी स्क्वायर करके करेंगे, तो फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये डेटा अगर आप याद रख पाओ कि 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 बराबर 0 आता है। यानी कि प्लस 1 अगर उधर जाएगा तो बराबर -1 हो जाएगा। यही फॉर्मेट दिख रहा है, इसकी बस कंपेयर करानी थी। तो टी का वैल्यू सीधा सीधा कितना मिल गया, -3। अब आप कहोगे सर आप मैथ याद करा रहे हो, भाई इतना ईजी भी नहीं है सिलेक्शन लेना। अगर ऐसा होता आपका पूरा फ्रेंड सर्कल आज एयरफोर्स में ज्वाइन कर चुका होता है। थोड़ा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारे जीनियस बच्चों को ये याद भी हो ये रिजल्ट, लेकिन अगर हो सकता है यहाँ पे माइनस का 3 दे देता और यहाँ पे के दे देता तो के का वैल्यू 2 हो जाता। तो आप इसको याद रखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो ये क्वेश्चन 1 प्लस, अगर कभी भी 1x प्लस 1/x आपको मिल जाए 2 cos थीटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी भी अगर x प्लस 1/x आपको cos थीटा मिल जाए और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n पूछा जाए तो इसका मान हो जाएगा 2 cos n थीटा। अब यहाँ पे क्यूब था, जरूरी नहीं है क्यूब हो हर बार, हो सकता है कि आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाए तो 2 cos 2 थीटा हो जाता। हो सकता है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान पूछा जाए तो 2 cos 4 थीटा हो जाता। फॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या 3 पूछा गया है तो 2 cos 3 थीटा हो गया। यानी कि आप ये याद रखना कि x की कोई भी पावर बनी रहे प्लस उसका रेसिप्रोकल जुड़ा हो, और अगर इसका रेसिप्रोकल का मान 2 cos 2 थीटा हो तो इसका मान 2 cos n थीटा हो जाएगा। 2 cos n थीटा यानी cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस cos क्यूब 120 माइनस थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है ये क्वेश्चन। और साइन का फॉर्मेट का ऐसा क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस साइन 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा, ये 2 टाइप। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि ये थीटा थीटा है, कभी कभी थीटा नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे साइन थीटा। मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ, समझना मेरी बात। जैसे देगा साइन 10, फिर देगा साइन 70, फिर देगा इंटू साइन 50, ठीक है, साइन वाले में इंटू होता है। तो अगर ऐसी वैल्यू हो कि एक थीटा हो और उसमें 60 में एक जोड़ा हो, फिर 60 में से वो घटा हो, तो इसके लिख सकते थे 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा मतलब 10 या 30, यानी कि साइन 30 का मान 1/2 तो 1/8 आता। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक तो ये रिजल्ट साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। साथ साथ याद करने का फायदा ये होता है, वो होता था 1/4 साइन 3 थीटा, और कॉस में अगर क्यूब में है 120 प्लस थीटा 120 माइनस थीटा और प्लस लगा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 3/4 कॉस 3 थीटा। वो था 1/4 साइन 3 थीटा, ये है 3/4 कॉस 3 थीटा। याद रखना, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी एनडीए के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको एक बात पता है कि 3/4 कॉस 3 थीटा इसका वैल्यू आया। कॉस 3 थीटा का मिनिमम मान होता है -1 से लेके कितना हो सकता है, +1 तक हो सकता है। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू अगर पूछी जाए इस फॉर्मेट की, वो हो जाएगी -3/4। मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो वो हो जाएगी +3/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा यार। और फ्रेंड्स, जिस तरह से आप लोग लक्ष्य एयरफोर्स को अपना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया। सच में अब बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। हम लोगों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, वो हमें बहुत खुशी दे रहा है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहना, और जो भी कमियाँ आपको लगा करें या जो भी एरर्स या जो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ उनको कमेंट सेक्शन में बताया करो। मैं कभी भी कमेंट ऑफ नहीं करता हूँ, आप हमें बताया करो, उनको मैं दूर करके ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ।
क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एकमात्र जरिया है मेरा इम्प्रूव होने का या किसी भी क्रिएटर का इम्प्रूव होने का कि उसकी ऑडियंस उसकी गलतियाँ उसको बताए। तो हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरह के आप लोग लॉजिक्स हमें बताओगे तो मैं आपका वेलकम है, वो लॉजिक्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इसी तरह से बस प्यार दिखाते रहना, जो प्यार आप लोग फिलहाल दिखा रहे हो उसके लिए मेरे दिल से फिर से एक बार शुक्रिया। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूँ एक क्वेश्चन पूछने का और उसको कम्युनिटी पे पोस्ट करके उसको बताने का। तो इसको क्योंकि आप लोगों को ही पेपर देना है, सब कुछ मुझे ही नहीं करना है, तो आप लोग भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और इसको आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जब आप कमेंट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम रिप्लाई भी कर देते हैं कि कौन सा कमेंट सही है, कौन गलत है, ये लॉजिक लग सकता है, ये नहीं लग सकता है। तो इसी तरह से हम लोगों का कम्युनिकेशन बना रहेगा और हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। शाम को मिलते हैं फिजिक्स के मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद।